नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो है 12वीं कक्षा की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है इतिहास की, तो उसमें सेकंड चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। अभी मौर्य और गुप्त काल वाला अभी चल रहा है ये, तो इसको आप आगे कंटिन्यू करेंगे यहां से। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन। और इससे पहले एक बौद्ध धर्म का मैंने वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि बौद्ध धर्म आपके नया जुड़ा है रीट एसएसटी में, और उसके साथ साथ आपको काफी कुछ चीजें उस वीडियो से सीखने को मिलेगी कि किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स भी तैयार किए जाते हैं, किस प्रकार से किसी टॉपिक को समेटा जाता है। तो 30 मिनट का जो वीडियो है, तो उस 30 मिनट के वीडियो के अंदर बौद्ध धर्म को किस तरीके से समेटा है, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से आपको वो मैटर तैयार करना होता है, तो देखेंगे तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आज आगे पढ़ते हैं। तो आपको यह बताना है, आज का जो क्वेश्चन है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र कौन सी गुफा में है। मरणासन राजकुमारी का जो चित्र बना हुआ है वो कौन सी गुफा संख्या है, वो आपको कमेंट करके बताना है। तो अब यहां से हम आगे पढ़ते हैं। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन। अच्छा, एक चीज आपके लिए और ये जो है मेरी ओर से ये है कि आप साथ साथ में मेरे इन किताबों को पढ़ते रहिए। कोई 25-30 मिनट का समय कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन इससे बेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता कि हम लाइन टू लाइन कोई चीज पूरी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो साथ साथ जो है इनको पढ़ते रहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें कोई अलग से आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, या बस 25 से 30 मिनट का समय आप इसको दे दीजिए तो आपको काफी लाभ होगा इसमें। गुप्त काल में हिंदू विधियों का संकलन। गुप्त काल में मनुस्मृति के आधार पर नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानून का संकलन हुआ। इनमें याज्ञवल्क्य व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है, यह काफी नाम आता है। इसमें धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित, राज्य शास्त्र आदि पक्षों का उल्लेख है। नारद स्मृति में व्यवहार व न्यायिक विचार, बृहस्पति ने दीवानी व फौजदारी दोनों पक्षों का विवेचन किया। कात्यायन ने कानून के 4 अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और राज शासन को बताया। प्राचीन भारत में यह गुप्तों की साहित्य में महत्वपूर्ण देन है। तो इसमें अब ये स्मृतियां हैं, तो मनुस्मृति मैन है। मनुस्मृति के आधार पर फिर यहां पर जो है ये नारद, बृहस्पति, कात्यायन, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में कानून का संकलन है। तो एक प्रकार से नियमों का संकलन जो है वो इन स्मृतियों में आपको मिलता है। बाकी इसमें से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं बनता इस पैराग्राफ में से, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, इन स्मृतियों में है क्या, कानूनों का संकलन है, नियमों का संकलन। इसके बाद आता है नालंदा विश्वविद्यालय। यह मोस्ट है। नालंदा भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। यह क्वेश्चन आपके बन गया मोस्ट, और हालांकि ये पहले की किताबों में भी आया है। तो गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। गुप्त और पूर्व मध्य काल में इसकी ख्याति पराकाष्ठा पर थी। देश विदेश से छात्र शिक्षा ग्रहण करने यहां आते थे, जिनका प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था। देखिए, आजकल जैसे कई यूनिवर्सिटी में, कॉलेज वगैरह में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो आप देखते हैं कि पहले वहां एंट्रेंस एग्जाम होता है किसी यूनिवर्सिटी, या कई आजकल तो कई स्कूल भी हैं जहां पहले एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप उस समय देखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने निर्माण करवाया था। उस समय भी इसकी ख्याति देश विदेशों में थी, और छात्रों की संख्या, शिक्षकों और छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी उस समय। तो भारत को ज्ञान का सागर ऐसे ही नहीं कहते। आपको वास्तव में जब प्राचीन समय का अगर आप भारत को देखो, तो पूरे विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं था जो उस समय भारत की टक्कर का हो। तो हम जब भी बार बार ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति, वो ये भारतीय संस्कृति है। कई लोग जो है भारतीय संस्कृति की व्याख्या सही तरीके से नहीं करते। वो कोई भी कोई चीज आती है, जैसे मान लीजिए, चलिए खैर छोड़िए, आगे पढ़ते हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या 10,000 से अधिक थी। यहां धर्म, विज्ञान, उद्योग, तर्क आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहां विशाल पुस्तकालय भी था। यह महत्वपूर्ण है। शीलभद्र यहां के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शीलभद्र कौन थे? यहां के प्रसिद्ध कुलपति। अब आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक की विभिन्न शाखाओं का उल्लेखनीय विकास हुआ। इस काल में गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा आदि का विकास प्रमुख रूप से हुआ। आर्यभट्ट का गणित और ज्योतिष में विशेष स्थान था।
जिन्होंने 10 गीतिक सूत्र आर्याश शतक ग्रंथों की रचना की। तो मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त काल है वो कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान की दृष्टि से स्वर्णिम जो है वो समय था। तो इसमें आर्यभट्ट का स्थान गणित और ज्योतिष में, यह हो गया। इसके अलावा पृथ्वी गोल और उसके और घुरी पर घूर्णन, धुरी है ये, धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत का विवेचन किया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री भास्कर प्रथम ने, अब ये भास्कर प्रथम को लेकर के पूछा जा सकता है कि ये क्या थे, ये खगोल शास्त्री थे, और ये क्वेश्चन पूछ भी रखा है। तो देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ने भाष्य नामक ग्रंथ व आर्यभट्ट के ग्रंथों 10 गीतिक सूत्र और आर्यष्टि शतक पर टीका लिखी। तो ये अब आर्यभट्ट के ग्रंथ आपको ध्यान में होना जरूरी है। ये कौन से हैं? 10 गीतिक सूत्र और आर्यष्टि शतक, इन पर टीका लिखी। वराह मिहिर ने भारतीय और यूनानी ज्योतिष का समन्वय कर रोमक और पोलिश का सिद्धांत प्रतिपादन किया। यह ध्यान में रखो, तो रख लेना, कोई ऐसा जरूर नहीं है। वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक आदि ग्रंथों की रचना की। यह लाइन महत्वपूर्ण है। आपसे वराह मिहिर के ग्रंथों के नाम पूछे जा सकते हैं, तो पंच सिद्धांतिका यह सब पहले आया हुआ है, वृहत संहिता, वृहत जातक। तो इसमें देखिएगा वृहत वृहत नाम आए हुए इनमें। उन्होंने वर्गमूल व घनमूल निकालने की पद्धति और खगोल विज्ञान की विस्तृत विवेचना की। किसने? वराह मिहिर ने। ब्रह्मगुप्त ने गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंड खाद्यक आदि ग्रंथ लिखे और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्मगुप्त वाला भी। गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र पर ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक, ये दोनों पूछे गए एग्जाम में हैं। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? ब्रह्मगुप्त के द्वारा। और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया गया ब्रह्मगुप्त के द्वारा। और एक चीज देखिएगा, मैं जो अब ये वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट में, यानी पूरी तरह से रीड के अकॉर्डिंग, तो वो अब जैसे मैंने बौद्ध धर्म का बनाया था, तो वो आपको समझने में मजा तब आएगा, पढ़ने में मजा तब आएगा, जब आप ये किताबें भी मेरे साथ साथ कंप्लीट करेंगे। तब वहां देखेंगे कि इतनी जो हमने छठी में पढ़ा, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, फिर 12वीं, किस तरह से इन चीजों को एक वीडियो के अंदर उसको समेटते हैं। तो वो वहां तब आपसे चीज जो है वो सेट हो पाएगी, जब आप यहां मेरे साथ साथ इन किताबों को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा इस पॉइंट का आप ध्यान में रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं कि ये किताबें हैं इनको तो कोई जरूरी नहीं, और जो शॉर्ट में करेंगे सिर्फ उनको पढ़ लो, ऐसी गलती मत करना। इन सबको तो पढ़ना ही है, फिर वो पूरी तरह से एग्जाम के अकॉर्डिंग पॉइंट उसमें बताएंगे। कई वीडियो और काफी अपलोड करेंगे अभी तो। औषधि शास्त्र का सैद्धांतिक पक्ष गुप्त काल में प्रबल हुआ। वाघ भट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। यह मोस्ट है। वाघ भट्ट आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। धन्वंतरी एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक और शल्य चिकित्सक थे। तो आज के टाइम में ये जो डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, तो आप इस समय के इनके औजार देखोगे, उस समय की फोटो जो इससे पहले की थी क्लासें, उनमें कई एक जगह आई भी थी, उस समय के आप औजार देखिए, ऐसा लगेगा जैसे आज के जो आधुनिक हॉस्पिटल में जो औजार होते हैं ऑपरेशन करने के, इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग, उस तरह के आपको औजार उस समय इनके पास में हुआ करते थे। और शल्य जो है यानी सर्जरी, ये उस वक्त कर देते थे। तो ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारत का विज्ञान, जिसमें भारत पूरी दुनिया से बहुत आगे था। तो नवीनतम आयुर्वेद का ग्रंथ था। इस समय वनस्पतिक औषधियों का प्रयोग होता है। पशु चिकित्सा पर भी ग्रंथ लिखे गए। पाल काप्य ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। तो पाल काप्य वाला ये नाम पहले नहीं है, तो इसको ध्यान में रखो, तो रख लेना, नहीं तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है। पाल काप्य ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा, जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। भौतिक और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। कणाद ऋषि ने गुप्त काल में वैशेषिक दर्शन और अणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नागार्जुन रसायन तथा धातु विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने चांदी, सोना आदि खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोगों से रोगों के निवारण को प्रमाणित किया और पारद का आविष्कार किया। तो यह आप ऊपर वाले बिंदु ध्यान में रखिएगा।
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता जो हैं वो कणाद ऋषि हैं। और नागार्जुन किसके विद्वान थे? रसायन और धातु विज्ञान के विद्वान थे। तकनीक का विशेष ज्ञान श्रेणियों के पास था। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, एरर प्रिंट में कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पिघलाने और ढालने की कला की उन्नति हुई। मेहरौली का लोहा स्तंभ सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। अब दिल्ली में जाएंगे तो मेहरौली का लोहा स्तंभ आपको मिलेगा, आज भी वैसे ही खड़ा है वो। सुल्तानगंज में बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है, ये वाला भी महत्वपूर्ण है। सिक्के, आभूषण और मोहरें भी तकनीकी उपलब्धि की साक्षी है। इस प्रकार गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक में अभूतपूर्व विकास हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा पॉइंट को। इसमें आपके जो काम की चीज है वो एक तो ये है, एक दूसरा ये रसायन और धातु विज्ञान वाला, तीसरा मेहरौली का लोहा स्तंभ गुप्त काल का जो है। इस मेहरौली का लोहा स्तंभ है, इस पे एक शासक का उल्लेख मिलता है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है चंद्र, बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है। तो वो इन्हीं शासकों में से माना जाता है गुप्तकालीन, लेकिन उसके आगे कुछ और नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है चंद्र। और ये परीक्षा में कई बार पूछा गया, आप ध्यान रखना कि कौन से व्यक्ति या शासक के बारे में हमें मिलता है उसमें नाम, तो ये नाम मिलता है चंद्र, बस इतना लिखा हुआ है। अब आगे पीछे इसके और कुछ नहीं लिखा हुआ। फिर अब आता है आर्थिक जीवन। गुप्त काल में आर्थिक जीवन समृद्ध हुआ। विस्तृत साम्राज्य और सुयोग्य प्रशासन के कारण आर्थिक जीवन के सभी पक्षों जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य, इनमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पहला है कृषि। स्मृतियों, वृहत संहिता, अमरकोश आदि से गुप्तकालीन कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। हल में लोहे के फाल का प्रयोग किया जाता था। तो चूंकि गुप्त काल का समय है तो तब तक तो जो आराम से जो लोहे की खोज है वो हो चुकी थी। लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। ये के एवरेज समय आप ध्यान में रखिएगा कि लोहे की खोज कब होती है, लगभग 1000 ईसा पूर्व। तो गुप्त काल तो काफी बाद में है उसके। वृहत संहिता में बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने और धरती की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के तरीकों का उल्लेख किया गया है। उस समय भी देखिए कि बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और धरती की उर्वरा शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, तो वृहत संहिता में वर्णन मिलता है। कृषक अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन गुप्त सम्राटों की ओर से प्रजा को सिंचाई की सुविधाएं प्रदान की जाती थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने गिरिनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। यह तो कई बार आ गया सुदर्शन झील का। सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने करवाया था। सिंचाई में रहट या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। तो यह रहट या घटी यंत्र आपने देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा, लाइव देखना हो, तो जो ये राजसमंद की तरफ जाते हैं, शायद उदयपुर की तरफ से या उसी तरफ से, जहां तक मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा कौन सा रूट है, लेकिन वो जब राजसमंद की ओर जैसे ये बलीचा गांव या आप जाते हो, जो वो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक की समाधि, वो जो रोड है, तो वहां महाराणा प्रताप म्यूजियम बना हुआ है रास्ते में, इतना बेहतरीन और खूबसूरत बना हुआ है, वो आपको निश्चित रूप से देखना चाहिए। बिल्कुल जैसे मूर्तियां बनी हुई है, जैसे वास्तविक मूर्तियां, तो उस तरह से उसके अंदर ये सब यंत्र लगे हुए हैं। उसमें रहट आपको मिल जाएगा। अगर आप में से किसी ने महाराणा प्रताप म्यूजियम अगर देखा है वहां पे, तो वहां रहट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा लाइव नहीं देखा हो तो। अमरकोश में उपज की विभिन्न वस्तुओं के नाम मिलते हैं। गेहूं, धान, ज्वार, ईख, बाजरा, मटर, दाल, तिल, सरसों, अलसी, अदरक, काली मिर्च आदि। वृहत संहिता में 3 फसलों का उल्लेख है। एक फसल श्रावण के महीने में तैयार होती थी, दूसरी बसंत में, तीसरी चैत्र या बैसाख में तैयार होती थी। यह आपसे नहीं पूछेगा कौन से महीने में तैयार होती थी, बस केवल इसको पढ़ लो। हैन सांग के अनुसार पश्चिमोत्तर भारत में ईख व गेहूं तथा मगध और उसके पूर्वी क्षेत्रों में चावल की पैदावार होती थी। यह लाइन महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर ईख और गेहूं और मगध एवं उसके पूर्वी क्षेत्र में चावल की पैदावार होती थी। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। इस समय प्रचलन में करीब 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। क्षेत्र भूमि, वास्तु भूमि, चारागाह भूमि, शील और अपृत भूमि। हालांकि ये पढ़ने के लिए, आपके दिमाग को विस्तृत करने के लिए, आपके जो नॉलेज है, थोड़ा आपका जो भंडार है दिमाग का चीजों को, उसके लिए ये चीजें ठीक है।
लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये हैंसांग वाली जो लाइन है ये महत्वपूर्ण होती है, इसका आप ध्यान में रख लेना। बाकी ये कोई इतना महत्वपूर्ण बाकी नहीं लग रहा मुझे, लेकिन ये जो हैंसांग का वर्णन है ये महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री था तो पशुपालन। पशुपालन जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन है। कामद की यह नीति सार के अनुसार गोपालन वैश्य का पेशा है। जो वैश्य है उनका पेशा क्या था? ये गायों को पालना। अमर कोश में पालतू पशु के रूप में गाय के अतिरिक्त घोड़े का, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को गिनाया गया है। बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम आता था, और आज भी बैल हल चलाने और सामान ढोने के काम में आता है। तो ये उस समय के पशु हैं। अब आपको ध्यान में हो तो चलो अच्छी बात है कि कौन कौन से पालतू पशु के रूप में। मनुष्य जो है बड़ा तेज होता है, वो जानता है कि जिस पशु को पालतू बनाया जा सके उसको पालतू बना लिया उसने। गाय, भैंस, हालांकि देखिए जैसे गाय एक घरेलू पशु है, दूध पीने के योग्य काम आता है, गाय को माता माना गया है। भैंस जो है दरअसल वैज्ञानिक कहते हैं भैंस एक जंगली पशु है, लेकिन अब इंसान ने क्या किया, इसको भी बांधना शुरू कर दिया घर पे। जबकि भैंस का दूध को इतना जो है हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है गाय का दूध। आप भी जानते हैं गाय का दूध दिमाग के लिए और भी अच्छा, हेल्थ के लिए गाय का दूध ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन भैंस के दूध से घी ज्यादा निकलता है, दही अच्छा जमता है, तो आदमी ने क्या किया, भैंस को भी पालतू बना के बांध लिया। भैंस एक जंगली पशु है। आप कभी भी ये जो होते हैं ये जो कई ये जो डिस्कवरी, ये जो कई होते हैं चैनल, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, नेशनल जियोग्राफी, तो ये जो जैसे ये सारे हैं, तो इनमें आप कभी भी देख लेना भैंसों के झुंड आपको दिख जाएंगे, गायों के झुंड आपको नहीं मिलेंगे जंगलों में, इस तरह के झुंड। लेकिन भैंसों के मिल जाएंगे क्योंकि भैंस एक जंगली पशु है। लेकिन इंसान बड़ा तेज तर्रार था, उसने भैंस को भी क्या क्या पालतू बना लिया। ऊंट, बकरी, भेड़, गधा, कुत्ता, बिल्ली आदि को गिनाया गया है। तो यह आपका हो गया। अब आता है उद्योग और शिल्प। गुप्तकालीन उद्योगों और शिल्पों में जहां एक और विशेषज्ञता का विकास दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर प्रौद्योगिकी या तकनीकी कौशल में अद्भुत प्रगति दृष्टिगोचर होती है। इस काल में धातु शिल्प, वस्त्र निर्माण, आभूषण कला, काष्ठ शिल्प, साथ ही पाषाण शिल्प, हाथी दांत का काम आदि उद्योगों में विशेष प्रगति हुई। आभूषण, हाथी दांत, धातुक्रम, बर्तन, जहाज उद्योग विकसित हुए। गुप्त काल में धातु शिल्प के क्षेत्र में विशेष उन्नति हुई। इस काल में धातु विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति का भव्य उदाहरण मेहरौली यानी दिल्ली का लोहा स्तंभ है, जो इतनी शताब्दियों के बाद भी बिना जंग लगे हुए साक्षात खड़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यह निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। गुप्तकालीन ताम्र शिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति है, जो सुल्तानगंज, जिला भागलपुर, बिहार। यह आपसे पूछ सकता है गुप्तकालीन तांबे की विशालकाय बुद्ध की मूर्ति कहां, सुल्तानगंज कहां पर, जिला भागलपुर, वर्तमान में कौन सा स्टेट, बिहार, और से मिली थी। इस समय इंग्लैंड के बर्मिंघम के संग्रहालय में है। गुप्तकालीन धातुक्रम का सर्वोच्च रूप इस काल में सिक्कों में देखा जा सकता है। इस काल के ताम्र पत्रों पर लगी मोहरें भी धातु शिल्प का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये 2 पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, ये सुल्तानगंज वाला और लोहा स्तंभ वाला। गुप्त काल की सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो विशुद्ध भी है और कलात्मक भी। देखिए विशुद्ध का मतलब कई भोले वाले बच्चे हैं वो विपरीत समझ लेते हैं, वो शुद्ध का विपरीत समझते हैं विशुद्ध को। शुद्ध का ही एक बेहतरीन वर्ड है विशुद्ध, यानी पूरी तरह प्योर। तो शुद्ध को और ज्यादा वजनदार बनाने के लिए हम लिखते हैं विशुद्ध रूप से। तो इनको विपरीत मत कर लेना शुद्ध विशुद्ध को। गुप्त काल की आर्थिक संपन्नता, कलात्मक सौंदर्य सृष्टि, तकनीकी कौशल का वे ज्वलंत उदाहरण है। गुप्तकालीन सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। ये लाइन आप ध्यान में रखना। आप ये गुप्तकालीन सम्राटों में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने सिक्के प्रचलित किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय सोने के अतिरिक्त चांदी और तांबे का भी मुद्राओं के लिए प्रयोग होता था। तो ये आप ध्यान में रखिए इस चीजों को। द्वितीय के समय सोने के साथ साथ चांदी और तांबे का भी मुद्राओं के लिए प्रयोग होता था। वस्त्र निर्माण भी गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग था। अमर कोश में इसका उल्लेख आता है। तो यह चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है कि वस्त्र निर्माण वाला, आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा।
ये महत्वपूर्ण उद्योग में था उस समय, और अमर कोश में इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में धनी व्यक्तियों के लिए बहुत बारीक कपड़ा बनाया जाता था। इसी ग्रंथ में रेशम का कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया का विवेचन है। भारत के उत्तर दक्षिण व्यापार के वस्त्रों का प्रमुख स्थान था तथा विदेशी बाजारों में भी भारतीय वस्त्रों की बहुत मांग थी। रेशमी वस्त्र, मलमल, लिनन, ऊनी व सूती वस्त्रों की विदेशों में अधिक मांग थी। गुप्त काल में आभूषण बनाने का शिल्प भी उन्नत अवस्था में था। आभूषण बनाने के लिए स्वर्ण और रजत के अलावा विभिन्न प्रकार के रत्नों का भी बहुलता से प्रयोग होता था। रत्न माने अलग अलग प्रकार के आभूषण। बृहत संहिता में 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है। साहित्यिक साक्ष्य बताते हैं कि गुप्त काल में काष्ठ शिल्प भी विकसित अवस्था में था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मुहरें प्राप्त हुई है। ये लाइन आप ध्यान में रखिएगा इसको। ये जो लास्ट वाली तीनों लाइनें हैं, 22 प्रकार के रत्नों का उल्लेख है और गुप्त काल में काष्ठ शिल्प भी विकसित अवस्था में था। इलाहाबाद के निकट भीत नामक स्थल पर गुप्तकालीन हाथी दांत की बनी 2 मोहरें प्राप्त हुई है। फिर आता है श्रेणी संगठन। शिल्पी, उद्यमी और व्यापारी संगठित थे और उन्होंने अपने अपने संघ बना रखे थे। जैसे आज होते हैं उसी प्रकार से इन संघों को श्रेणी, निगम अथवा गण कहा जाता था। अब यह आपसे क्वेश्चन बन गया कि श्रेणी, निगम या गण किसे कहते थे? तो जो शिल्पी, उद्यमी या व्यापारी जो संगठन थे उनके, उन संगठनों को ये कहा जाता था। ये श्रेणियां व्यावसायिक उद्यम और निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अपने व्यवसायों के संचालन के लिए उन्होंने अपने नियम और कोष थे। वे आधुनिक बैंकों की भांति काम करते थे। वे ऋण ब्याज पर देते थे और निधियां ब्याज पर अपने पास रखते थे। व्यापार व उद्योग श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणियों में वस्त्र उद्योग, बैंकिंग आदि का कार्य प्रमुख था। श्रेणियां आर्थिक दृष्टि से संपन्न होती थी और सामाजिक दृष्टि से उपयोगी कार्य भी करती थी, जैसे सभागृहों, यात्रियों के लिए पीने योग्य पानी की सुविधाओं से युक्त विश्राम गृह, जलाशय, उद्यान, मंदिर आदि का निर्माण। मंदसौर के एक कुमार गुप्तकालीन लेख से ज्ञात होता है कि 10 पूर्व मंदसौर में तनुवाहो जुलाहों की एक श्रेणी थी जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। यह लाइन आपको ध्यान में रखनी है। मंदसौर में कुमार गुप्तकालीन लेख से ज्ञात होता है कि मंदसौर तंतुवाहो यानी जुलाहों की एक श्रेणी थी जिसने सूर्य मंदिर की स्थापना की थी। श्रेणियां अपने आंतरिक मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होती थी। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता था। ये मोस्ट है। यह पद आनुवांशिक होता था। नालंदा और वैशाली से गुप्तकालीन श्रेणियों, सार्थवाओं और कुलिकों की मोहरें प्राप्त हुई है। गुप्त काल में श्रेणी से बड़ी संस्था होती थी जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य होती थी, उसे निगम कहा जाता था। अर्थात व्यापारिक समितियों को निगम कहते थे। श्रेणी से बड़ी संस्था निगम। प्रत्येक शिल्पियों की अलग अलग श्रेणियां होती थी। ये श्रेणियां कानून और परंपरा की अवहेलना करने वालों को सजा देने का अधिकार रखती थी। व्यापारिक कारवां का नेतृत्व करने वाला सार्थवाह कहलाता था। यह टर्म ध्यान में रख लेना। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। बस ये कुछ एक, तो ये इतनी जो रामायण सारी लिखी हुई है इसमें कुछ एक बिंदु होते हैं जो आपकी पूरी तरह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। बाकी चीजें आपकी समझ को बढ़ाने के लिए होती है कि आपको लगता है अच्छा ये चीजें भी होती थी। फिर फैक्ट के रूप में जैसे नेतृत्व करने वाला व्यापारिक कारवां का जो नेतृत्व करता था, जो कारवां निकलते थे व्यापार के लिए बड़े बड़े दल, तो उनका नेतृत्व करने वाले को सार्थवाह कहते थे और निगम के प्रधान को श्रेष्ठी कहते थे। इसके बाद में है गुप्त काल में व्यापार और उद्योग। आंतरिक व्यापार। गुप्त काल में व्यापार और वाणिज्य अपने चरम उत्कर्ष पर था। आंतरिक व्यापार सड़कों और नदियों के द्वारा किया जाता था। गुप्त काल में दीर्घ राजनीतिक स्थिरता और शांति की स्थिति और गुप्तकालीन नरेशों द्वारा प्रभुत मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं ने व्यापार के विकास में बहुत सहयोग किया। आंतरिक व्यापार की प्रमुख विशेषताओं में दैनिक उपयोग की लगभग सभी वस्तुएं शामिल थी जिन्हें नगरों और ग्रामों के बाजारों में मुख्यतः बेचा जाता था, जबकि विलासितापूर्ण वस्तुओं से दूरस्थ प्रदेशों से लाई गई वस्तुएं शामिल थी। सार्थ भ्रमणशील व्यापारी थे जिनका नगरीय जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। नारद और बृहस्पति की स्मृतियों में क्रेताओं और विक्रेताओं के समान हितों की रक्षा के लिए अनेक नियम विनियम मिलते हैं। गुप्त काल में मार्गों से सुरक्षा सुरक्षित और निरापद थी और चीनी यात्री फाहियान ने भारत में अपनी यात्रा के दौरान कहीं असुरक्षा महसूस नहीं की। तो बिल्कुल सुरक्षात्मक माहौल था व्यापार करने के लिए। तभी इतना ये व्यापार वाणिज्य तब अपने सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है जहां बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को महसूस करें व्यापारी जो हैं।
उज्जैन, भरूच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर थे। इन सब में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, क्योंकि देश के हर कोने से मार्ग उज्जैन की ओर आते थे। आप जानते हैं एमपी में तो लमसम ये इनको चाहे इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आओ, इधर से आओ, तो लगभग बीच में से ये बैठ जाता था। पेशावर, मथुरा, उज्जैन, पैठान मुख्य व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र थे। तो अब ये औद्योगिक और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण उज्जैन, ये लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल है वो था उज्जैन। तो नेक्स्ट विदेशी व्यापार वगैरह से हम आगे नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। और ये एक एक चैप्टर के अंदर इन्होंने पूरा इतिहास दे रखा है, तो एक एक चैप्टर के उतने ही ज्यादा पार्ट बनेंगे। अब इसमें जैसे हर्ष का भी इसी में ही है, बाकी जो दक्षिण भारत के राज्य थे, चोल साम्राज्य, वो सब भी इसी में आएंगे, इसी चैप्टर में। एक एक चैप्टर पूरा इतिहास खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए ये चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।